नमस्कार दोस्तों। बसपा सुप्रीमो मायावती पूरे 68 वर्ष की हो गईं। 15 जनवरी को उनका जन्मदिन था। हमारे चैनल की तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर उनका स्वास्थ्य ठीक रखे। बहुजन समाज पार्टी, जिसकी नींव काशी राम जी ने 1984 में 14 अप्रैल को रखी, जिसकी अध्यक्ष आज मायावती हैं। बहुजन समाज पार्टी देश में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दलितों पिछड़ों के साथ शासन सत्ता में आया जा सकता है, उसका एक बेहतरीन उदाहरण बहुजन समाज पार्टी है। 17वीं लोकसभा यानी 2019 में बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली, लेकिन 18वीं विधानसभा 2022 में बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 सीट मिली। बहुजन समाज पार्टी का मुख्य आधार भी उत्तर प्रदेश ही है और पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कई बार अन्य पार्टियों के समर्थन से सरकार भी बनाई है। 2007 से 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार में भी बहुजन समाज पार्टी रही है। मायावती कई वर्षों से पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इंडिया गठबंधन बनने के बाद सभी की निगाहें बसपा सुप्रीमो पर टिकी थीं कि बसपा सुप्रीमो गठबंधन के साथ जाने वाली हैं या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगी। मगर मायावती ने यह साफ कर दिया कि वह आने वाले आम चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव 2024 में किसी गठबंधन के साथ जाने वाली नहीं है। वह अकेले चुनाव लड़ेंगी और मायावती ने यह भी साफ कर दिया कि इस बार अगर किसी को भागीदारी की जरूरत पड़ती है तो वह सिर्फ फ्री में इस बार समर्थन नहीं करने वाली हैं। सत्ता में भागीदारी भी वह इस बार लेंगी, केंद्रीय नेतृत्व में यानी पार्टी भागीदारी लेगी। इसके बाद मायावती ने 2 कारण गिनाए गठबंधन में न जाने के। दोस्तों, कभी अपनी सरकार में स्वर्णों को सबसे ज्यादा टिकट देने वाली मायावती अपने भाषण में यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह रही हैं कि स्वर्ण उनको मतदान नहीं करता, यानी कि जब पार्टी गठबंधन में जाती है तो उनका वोट तो गठबंधन को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन गठबंधन वाली पार्टियां के जो वोट होते हैं वो बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफर नहीं होते। मायावती साफ कह रही हैं कि जब वह गठबंधन में गई तो उन्हें नुकसान ही हुआ है। पार्टी जब जब अपने बलबूते पर लड़ी वह जीती, ऐसा मायावती कह रही हैं। इस बीच में उन्होंने ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा 2007 तक ही ईवीएम ठीक थी, उसके बाद ईवीएम में गड़बड़ होने लगी। मायावती ने इस पूरे मामले को जो एक्सपोज मतलब कि मीडिया के सामने कहा, मुखातिब होते हुए कि इस बार वो गठबंधन में क्यों नहीं जा रही हैं। तो आप जान लीजिए कि मायावती ने जो गठबंधन में न जाने का पहला कारण बताया कि स्वर्णों का वोट उनकी पार्टी को नहीं जाता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 15वीं विधानसभा 2007 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को 206 सीट मिली थी, जो कि 30.43% मतदान उनकी पार्टी के पक्ष में रहा था और अपने दम पर सरकार बनाई। उस वक्त दलित और पिछड़ों के साथ एक तड़का और लगा था, सोशल इंजीनियरिंग का। और उस वक्त एक नारा भी दिया गया था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसी नारे के साथ 5 साल तक सिंगल हैंडेड मायावती ने राज किया। उसमें सबसे ज्यादा टिकट भी उस वक्त 2007 में स्वर्णों को दिए गए। स्वर्ण एमएलए भी रहे। यहां से शुरू हुआ सोशल इंजीनियरिंग का काम, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनाते हुए ओबीसी को जोड़ने का काम किया। वैसे भारतीय जनता पार्टी बनियों और ठाकुरों की पार्टी कहलाती थी,
बीजेपी ने ओबीसी के बाद पिछड़ों को भी साधने का काम किया, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में पार्टी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। विधानसभा में दूसरी बार पार्टी काबिज है और लोकसभा की सीटें भी पार्टी के पक्ष में ही दिखाई देती हैं अधिकांश। तो भारतीय जनता पार्टी भी इसी सोशल इंजीनियरिंग के सहारे काम कर रही है। अब दोस्तों 2019 तक और 2022 के इलेक्शन तक बीजेपी आपके सामने उसका रिजल्ट है। अब बसपा सुप्रीमो ने जो दूसरा कारण बताया कि जब वह गठबंधन में होती है तो उनका वोट बैंक तो दूसरी पार्टी को चला जाता है, मगर दूसरी पार्टी का जो वोट बैंक है वो उनकी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हो पाता। तो बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में रही तो कांग्रेस को फायदा हुआ, समाजवादी पार्टी के साथ रही तो समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ, बहुजन समाज पार्टी वहीं के वहीं रही, ऐसा मायावती बता रही हैं। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव देखें तो बीएसपी और सपा दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे। बहुजन समाज पार्टी को 10 सीट मिली थी और समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिली थी, और वो भी उन्हीं के परिवार की 5 सीटें, और उसी पर उन्हें संतोष करना पड़ा था। मगर बीएसपी का वोट समाजवादी पार्टी को 2019 में ट्रांसफर नहीं हुआ। अब समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन था, यानी कि मायावती जी की बहन जी की ये बातें भी मिथक ही लगती हैं कि जो बसपा का वोट बैंक है वो दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है और समाजवादी दूसरी पार्टी का वोट बैंक ट्रांसफर नहीं होता, जबकि अधिकांश जगह समाजवादी पार्टी दूसरे का कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहा था 2019 के आंकड़े अगर हम देखें। और अगर बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ जो है कन्वर्ट हो जाता तो शायद यूपी में समाजवादी पार्टी की कहीं ज्यादा सीटें हो सकती थी। अब जब स्वर्णों का वोट वाली बात वो कह रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये भी मिथक ही है। और रही बात स्वर्णों को वोट वाली कि स्वर्णों का वोट नहीं जाता, तो 2007 में जो उनकी सरकार बनी उस समय ही वो मिथक खत्म हो जाता है कि स्वर्ण का वोट उनकी पार्टी को नहीं मिलता। और अब 2019 वाला, जैसा कि मैंने बताया कि जो है 2019 में समाजवादी पार्टी का वोट बीएसपी की तरफ गया, मगर बीएसपी का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ जाता नहीं दिखा, तो ये मिथक भी खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी, जिसका वोट शेयर 1993 के बाद से कभी 22% और से लेकर 30% तक रहा, और 1993 में बहुजन समाज पार्टी का जो वोट शेयर था वो 11.12% था, और तब उनकी 67 सीटें थी उत्तर प्रदेश में। और जब आज 2022 में बहुजन समाज पार्टी का 12.88% वोट शेयर है, और बावजूद इसके पार्टी को 2022 में सिर्फ और सिर्फ 1 सीट पर जीत मिलती है विधानसभा चुनाव में। हालांकि बसपा सुप्रीमो को लेकर अक्सर यह बातें उठती रही हैं कि वह दिल और ताकत से चुनाव नहीं लड़ती और कहीं ना कहीं भाजपा की मदद कर देती हैं। 2014 के बाद से 11 राज्यों में दोस्तों ईडी और सीबीआई का प्रकोप जारी है, और इन 11 राज्यों में तमाम नेता ईडी और सीबीआई के डर से, जिन पर जो उनके लपेटे में आ गए थे, भाग भागकर बीजेपी में भी शामिल हो गए। इन राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई, मगर कुछ राज्य अभी भी हैं जो ईडी से लड़ रहे हैं, जैसे बिहार में लालू यादव, ममता बनर्जी कांग्रेस, शरद पवार, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में, सोरेन झारखंड में, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, स्टालिन दक्षिण में। ये लोग वो हैं जो नहीं झुक रहे हैं। टीडीपी के रेडी हैं, वो भी नहीं झुक रहे हैं। यानी कि यह सभी लोग ईडी और सीबीआई के सामने नहीं झुक रहे, और यह सभी एक होकर इंडिया गठबंधन बनाकर लड़ रहे हैं।
जो कि विधायक पश्चिम बंगाल में पहले टीएमसी छोड़ करके गए थे, बीजेपी में शामिल हुए थे, 35 विधायक थे शायद, उनमें से 2 ही विधायक वहां जीत पाए और वही हाल ज्यादातर और राज्यों में भी विधायकों का असेंबली इलेक्शन में रहा। अब जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है, मगर ऐसे में वह यह भी कह रही हैं कि आगाह रहने की जरूरत है। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि वह संन्यास ले रही हैं, यह खबर फर्जी है। दोस्तों, अखिलेश यादव के मायावती को प्रदेश के बुजुर्ग नेता बताने वाले बयान पर मायावती ने सपा सुप्रीमो को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले की संज्ञा दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब बसपा सुप्रीमो की यह भाषा क्यों बदल रही है या क्यों बदल गई? कांग्रेस या और भी दल यह बताते रहे हैं कि उनकी बात बसपा सुप्रीमो से चल रही थी, बसपा सुप्रीमो से बात चल रही है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में जब इंडिया गठबंधन की बैठक की दूसरी बैठक थी, तब रामगोपाल यादव से मीडिया के कुछ लोगों ने एक सवाल पूछा था मायावती को लेकर, और जब मायावती को लेकर सवाल रामगोपाल यादव से पूछा गया तो उन्होंने उस चीज को सवाल को लेकर के कहा, क्या आप ये मायावती पर मुझसे सवाल कर रहे हैं? कुछ इस तरीके की रामगोपाल यादव जी ने बात कही थी। तो हम बात कर रहे हैं आखिर बसपा सुप्रीमो के तेवर क्यों बदले। तो दोस्तों, अभी हम 4 से 5 दिन पहले चलते हैं। 11 तारीख को उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में 1400 करोड़ के घोटाले में पूर्व प्रबंधक सीपी सिंह के कई ठिकानों, उनके घर, ऑफिस, दफ्तर वफ्तर और उनके जहां जहां ठिकाने, कई ठिकानों पर विजिलेंस ने छापा मारा। सीपी सिंह 2007 में उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के प्रबंधक थे। 2012 में सपा सरकार आई और मामले में विजिलेंस जांच शुरू हुई। 2014 में पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, नसूमुद्दीन सिद्दीकी, सीपी सिंह जो कि निर्माण निगम में उस वक्त प्रबंधक के पद पर थे, और पीडब्ल्यूडी के कुछ अफसरों और पट्टा धारकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ 2014 में। अब जिस 2014 की एफआईआर में 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक कुछ नहीं हुआ, 10 साल बाद उसी एफआईआर का हवाला देते हुए उस वक्त राजकीय निर्माण निगम के प्रबंधक सीपी सिंह के ठिकानों पर छापे लगते हैं विजिलेंस के। उनमें बताया जाता है कि तमाम आलीशान गाड़ियां पकड़ी गईं और ये मिला और वो मिला और इसके नाम लिए, उसके नाम लिए। इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता चुप हैं। उस बीजेपी के नेता चुप हैं जिसका आईटी सेल इतना मजबूत है कि जरा सी बात का बतंगड़ बन जाए, तमाम सोशल मीडिया में छा जाए। इन छापों पर सब चुप हैं। गोदी मीडिया चुप है। 1400 करोड़ के स्मारक घोटाले की खबर को किसी ने उछालने का प्रयास ही नहीं किया। हां, सोशल मीडिया पर जरूर कुछ चुनिंदा लोग इस पर बोल रहे हैं। छापे के बाद जो प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें बताया गया कि यह चीज मिली, इसका नाम आया, उसका नाम आया, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था। अब दोस्तों, सवाल है कि क्या 11 तारीख के छापों के बाद 15 तारीख को बसपा सुप्रीमो की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक क्या कुछ डील हुई है जिसमें बसपा सुप्रीमो की भाषा बदली? अब जब बसपा सुप्रीमो ने ऐलान कर दिया है कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगी, गठबंधन के साथ जाएंगी नहीं और एनडीए के साथ जाने का तो मतलब ही नहीं है, तो ऐसे में पार्टी यूपी में कितना अच्छा प्रदर्शन करेगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर ये जो सीपी सिंह के यहां छापे पड़े हैं, यह फाइल अभी बंद हो गई है या इसमें कुछ और होने वाला है? बसपा को अकेले चुनाव लड़ने में नुकसान के अलावा कुछ नहीं है, यह बात तो सब जानते हैं। पर क्या बसपा सुप्रीमो मायावती नहीं जानती? वह जरूर जानती हैं, मगर ईडी और सीबीआई या विजिलेंस की नजर कहां हो जाए यह भी सब जानते हैं। और संपत्ति के नुकसान से ज्यादा राजनीतिक नुकसान बेहतर है, यह फैसला भी शायद बहन जी ही ज्यादा बेहतर जानती हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मुझे मनीष शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।